बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलायुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आज का दिन अदालती कार्रवाइयों के नाम रहा। तमाम तर बड़े बड़े लीडरान, पाकिस्तान की तारीख साज लीडरान का जिक्र अदालतों में होता रहा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 12 साल के बाद सदारती रेफरेंस को उठाया गया, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस के हवाले से बात की गई, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा केस है। 44 साल गुजर चुके हैं और कहा जा रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी इंसाफ के तलबगार है। उनके पोतियों पोतियों का जिक्र हुआ आज अदालत के अंदर। अब देखना यह है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो बात इस केस में हैरत अंगेज मुझे लगी वो ये लगी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने वाज़ेह कहा कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस में मजीद ताखीर नहीं करेगी, रोजाना की बुनियाद पर केस सुना जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि जनवरी तक ये केस मुलतवी हो गया। यकीनन ये सोचने की बात थी कि अगर रोजाना सुनना था, जल्दी फैसला सुनाना था, तो फिर जनवरी तक मुलतवी क्यों हुआ। उसके अलावा अदालत ने 9 मुआवनीन मुकर्रर किए हैं और उनको नोटिस जारी करके उनसे उनकी राय तलब की है इस केस के अंदर। यकीनन ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, जिसको जितने भी एडवाइजर्स होंगे, मुआवनीन होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो हेल्प करेंगे अपनी लीगल ओपिनियन के साथ और फिर अदालत फैसला सुनाएगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कसूरी साहब बड़े मशहूर कानूनदान हैं, उनका ये अदालत में आज कहना था कि इस केस को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए, ये इलेक्शन कार्ड ना बन जाए, इलेक्शन के बाद इस केस को सुना जाए। लेकिन उनकी इस दरख्वास्त को नहीं घांस डाली गई और उनको रिजेक्ट कर दिया गया। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदालत में कहा कि यह केस अदलिया का इम्तिहान है और अब देखना यह है कि क्या होगा इस केस के अंदर, क्योंकि कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि बिलावल अपने नाना को इंसाफ दिलवा सकें। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 44 साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि अल्लाह को प्यारे हो चुके, शहीद हो चुके, इंसाफ के तलबगार है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बरी पे बरी हुए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब हम जानते हैं 21 अक्टूबर को वतन वापस लौटे थे और फिर 23 अक्टूबर को उन्होंने दरखास्तें दायर की थी अपनी सजाओं के खिलाफ एवलफील्ड और अजीजिया रेफरेंस में। 26 अक्टूबर को अदालत ने ये अपीलें बहाल की और समाअत के लिए मुकर्रर किया। फिर हमने देखा कि नवंबर की 29 तारीख को पहले हमने देखा एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को बरी कहा गया और फिर आज 12 दिसंबर को अजीजिया में भी उनको बरी कर दिया गया। तो एक के बाद एक नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिले जा रहा है। मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि वो जज गलत था जिसने सजा दी थी, या ये जज गलत है जिसने आज ये बरियत का हुक्म सुनाया है। यकीनन ये 2 बड़े केसेस हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ पीटीआई की बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं और ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ने कि अपनी गलतियां दूसरों पर थोपने की कोशिश ना की जाए। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। ये इलेक्शन कमीशन का एक 5 रुकनी वफ्द था जिसने आज ये इजलास किया और ये बात कही है। अब देखना यह है कि बल्ले को किस तरह बैलेट पेपर पर आने से रोका जाएगा, इसको भी हम आज तफसीलन डिस्कस करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो राव अनवार साहब ने इंटरव्यू दिया है और फिर बिलावल भुट्टो का बयान आया है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जिनका खिलौना है, उन्होंने उसको लॉन्च किया है। तो इस बात से वाज़ेह हो जाता है कि अब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि उसका, जैसे हमने राव अनवार साहब का इंटरव्यू देखा है, उसी तरह लियारी के मशहूर ज़माना गैंगस्टर उज़ैर जान बलोच का भी एक इंटरव्यू आने वाला है जिसके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम होंगे। जिस तरह राव अनवार ने कहा कि 5 सालों में 700 अरब चोरी हुआ, बाहर भिजवा दिया गया। अब देखना यह है कि उज़ैर जान बलोच क्या इंकशाफात करेंगे और इन इंकशाफात का पीपल्स पार्टी पर क्या इंपैक्ट होगा, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के वोट बैंक पर क्या इंपैक्ट होगा, इलेक्शंस पर क्या इंपैक्ट होगा, यकीनन ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी मेरी नज़र में, मेरी नाकिस राय में, आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी का ओपन लेटर है। वो ख़त है जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, जो उन्होंने तमाम जजेस को लिखा है और उसमें वाज़ेह कर दिया है कि वो ख़त इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आज जो हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो नॉर्मल नहीं है, वो आम नहीं है। क्योंकि आज जो बची कुची इज्जत है अदालतों की, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए और उसको बचाने के लिए ये ख़त लिखा जा रहा है, क्योंकि अब हालात आम नहीं रहे हैं। ये ख़त शुरू ही ऐसे होता है और फिर आगे बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें की गई हैं कि किस तरह अदालतों के अंदर चीज़ें हो रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और एक कैंपेन के तहत एक जज को निशाना बनाया जा रहा है। और इस ख़त के आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो उन्होंने कंक्लूजन में लिखी है 7वें पॉइंट में, आई रिफ्यूज टू बिकम अ प्ले थिंग इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिकल एलीट एंड आई एम सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। यानी जो सियासी अशराफिया है उनके हाथ में खेलने से मैंने इनकार किया, इसीलिए मुझे आज निशाना बनाया जा रहा है। एक ऐसे अदालती निज़ाम में जहाँ पर सिटिंग जज इंसाफ का तलबगार हो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने और कह रहा हो कि मेरे साथ इस वक्त विक्टिमाइजेशन हो रही है, गलत कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा, मजबूरन वो ओपन लेटर लिखता है।
ऐसे अदालती निज़ाम में क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा, क्या नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा, क्या पाकिस्तानी के हर शहरी को इंसाफ मिलेगा? मैं सोचने पर मजबूर हूँ। मेरे साथ कमाल पैनल इस वक्त मौजूद है जिनके साथ मैं तफसीलन डिस्कस करूँगा। मेरे साथ MQM के बड़े सीनियर रहनुमा हैं अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने शो को आकर हमारे शो को 4 चांद लगाए, जज़ाकल्लाह खैर। साथ साथ राजा खालिद महमूद साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर हमारी अदालतों में हो क्या रहा है। राजा साहब थैंक यू सो वेरी मच। शाहिदा रहमानी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू शाहिदा साहब, आपकी कीमती वक्त का आपने अपना टाइम हमारे शो के लिए निकाला। खीलदास कोहिस्तानी साहब फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ये कमाल पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और मैं अगर इनसे पहला सवाल अदालती निज़ाम पे ही करूंगा, लेकिन नवाज शरीफ पे नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे नहीं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के इस ओपन लेटर के ऊपर सवाल पूछता हूं मैं। सबसे पहले राजा खालिद साहब, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं, आपकी नज़र में अगर एक सिटिंग जज ये कह रहा है कि मैं सियासी अशराफिया के हाथ का खिलौना नहीं बना, इसीलिए मुझे आज निशाना बनाया जा रहा है, जो मेरे लीगल एसेट्स हैं जो डिक्लेयर्ड हैं, जिसके ऊपर मैं टैक्स फाइल करता हूं, उसके ऊपर मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिस तरह कार्रवाई की जा रही है ये कंप्लीटली गैर कानूनी, और लग ये रहा है कि या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बचेगी या जस्टिस मज़ाहिर नकवी। आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालेंगे राजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला साहब, गुजारिश ये है कि वो जब ये कहते हैं ना कि मैं सियासी अशराफिया के हाथों में इस्तेमाल नहीं हो सका इसलिए मुझे टारगेट किया गया, तो जो परवेज इलाही साहब के साथ उनकी ऑडियो लीक हुई थी तो वो भी सियासी अशराफिया थी ना। अब ये जजेस जब सीट पे होते हैं, जब अपनी ड्यूटीज या अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, उस वक्त इन्हें देखना चाहिए कि हमने बैसियत मुनसफ हमारा कंडक्ट क्या है, हम क्या फंक्शन कर रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं, हमारे इस मनसब के तकाजे क्या हैं। उस वक्त इन्हें ये बातें याद नहीं रहती। अगर याद रहती हैं तो वो इन्हें सरफे नज़र करते हुए, इन्हें इग्नोर करते हुए, इनसे आंखें चुराते हुए आगे चलते जाते हैं। ये जो जज साहब में मौसूफ, मैं बड़े एहतराम के साथ कहता हूँ कि पूरे बिलखसूस जो पंजाब की बार्स हैं, पंजाब बार कौंसिल है, वो अच्छी तरह से जानती है कि बैसियत जज इनकी क्या रेपुटेशन थी हाई कोर्ट के जज की हैसियत से, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके इनकी रेपो क्या बनी। एक ही रेपो, वो कहते हैं ना कि यहाँ पे जो आपकी रेपो है वो आपकी पोस्टिंग से पहले वहां पे पहुंच जाती है। एक जज या कोई भी ऑफिसर जब यहाँ से इस्लामाबाद से ट्रांसफर होकर कराची जाएगा तो कराची वालों को पहले पता होता है, यानी बिल्कुल बार्स में तो पता होता है कि जज साहब कैसी रेपो कैरी कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पहले दिन से इन पे उंगलियां उठती आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि आपके एसेट्स के हवाले से अगर सवालात किए जा रहे हैं तो आप वहां पे जवाब दें, ठीक है, उसे फेस करें। बेशक आपका अगर मुतालबा है कि ओपन प्रोसीडिंग होनी चाहिए, उसके लिए आप कोशिश करें ताकि पूरी कौम के सामने सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाए, दूध और पानी अलग हो जाए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जी मैं अगर किसी पॉलिटिकल एलीट के हाथों इस्तेमाल नहीं हो सका तो मेरे साथ ये किया गया, ऐसी बात मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। मौसूफ होते रहे इस्तेमाल, लेकिन अब शायद वो जो उनके मंजूर नजर थे वो जेरे राइट राजा साहब, इफ यू वुड अलाउ मी, मैं रऊफ सिद्दीकी साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। रऊफ साहब, आप क्योंकि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, तारीख आपने देखी है, किस तरह जजेस इस्तेमाल होते हैं सियासी अशराफिया के हाथों से, आप भी थोड़ी रोशनी डालिए सर। सबसे अहम बात तो ये है कि जस्टिस साहब ने जो आज खत लिखा है, काश ये खत जब ये लोअर कोर्ट्स में थे उस जमाने में लिख देते। सियासी अशराफिया है क्या? ये सारी की सारी इन्हीं लोगों की तो पैदावार है। आप तारीख उठा के देखिए, मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेकर मौलवी मुश्ताक से लेकर आज तक के, और पिछले जो चीफ जस्टिस वगैरह जो गुजरे हैं, इनके अंदाज आप देखिए, लगता ही नहीं था कि ये चीफ जस्टिस की कुर्सी में बैठे, बल्कि ये लगता है था कि ये कोई मुगलिया सल्तनत के कोई बिगड़े हुए शहजादे हैं जो बैठे रहे हैं। आप इस मुल्क का जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में तबाही और बर्बादी फैलाई गई है,
उस पे ये बड़े बड़े सारे जजों को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो बड़े बड़े चीफ जस्टिस गुजरे 3, 4, 5, 6 जिनको अपने वक्त में सब हीरो कहा करते थे, इनकलाबी कहा करते थे, आज उन्हीं की सूरत ये है कि आज वही लोग फिर रहे हैं हर जगह। मैं एक बात कहूँ कि हाजी फाइज ईसा साहब से एक उम्मीद मुझ जैसे सियासी वर्कर ने से तो ये उम्मीद बंधी है कि इससे कोई अदलिया की साख खराब नहीं होगी, बल्कि और अच्छी होगी। फैसले होने चाहिए। जो करप्ट जजेस रहे हैं, जिन्होंने, देखिए, एक करप्ट ऑफिसर से इतना नुकसान नहीं होगा न मुल्क को न इदारे को, जितना एक करप्ट जज से पूरे निज़ाम इंसाफ की तबाही होगी। आज जो पाकिस्तान 70 साल के बाद भी इस पोजीशन में, आप देखें सारे माशाल्लाह जितने भी आए उसको इंडोसी इन्हीं लोगों ने किया है, और आज भी इस माशरे में ये इज्जत के साथ घूम रहे हैं। ये नहीं हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बहुत बड़ा इनकलाबी फैसला करे कि इनकी तमाम मराद, जितने भी चीफ जस्टिस ऐसे गुजरे हैं, उनकी मराद को ख़त्म किया जाए और उनको उनके ऊपर एक सजा का कोई तो उनसे सामने आना चाहिए। राइट साहब, पाकिस्तान के आवाम इस बात के मुंतज़र हैं कि इससे जुडिशरी को कोई नुकसान नहीं होगा। एक खताएं या 10 खताएं ओपन कोर्ट में फैसले होने चाहिए और सजाएं होनी चाहिए। राइट रऊफ साहब, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मैं कोहिस्तानी साहब से और शाहिदा रहमानी साहब से भी उनका ओपिनियन जानूंगा इस इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे जस्टिस मुजाहिर नकवी का ओपन लेटर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो अदलिया की बची कुची इज्जत है उसे बचाने के लिए वो ओपन लेटर लिख रहे हैं और वो एतराफ़ करते हैं कि वो सियासी अशराफिया के हाथों का खिलौना नहीं बने, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। एक ऐसी अदलिया जिसके हाथों में आज इतने हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक, अब वही अदलिया है जिसके ऊपर उन्हीं के एक साथी सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के ये कह रहे हैं कि अदलिया के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, अदलिया की इज्जत बहुत कम बची है। मैं ब्रेक से पहले रऊफ सिद्दीकी साहब का मैंने मौक़िफ़ जाना, साथ साथ राजा खालिद महमूद साहब ने अपनी राय दी। कोहिस्तानी साहब की तरफ सवाल लेके जाते हैं। कोहिस्तानी साहब, आज तो आप लोगों ने बड़ी मिठाइयाँ तकसीम की हैं, वो अफसोस की बात है कि आपने ज़्यादा लोगों को मिठाइयाँ नहीं खिलाई, अपने अपनों में रेवड़ियाँ तकसीम की गई हैं, लेकिन जो अदलिया का मयार है, या तो वो जज गलत थे सर जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी, या तो आज के जज गलत हैं जिन्होंने उनको बरी किया। लेकिन इसका कोई फैसला तो करे कि ये नाइंसाफ़ी इंसाफ के निज़ाम में कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात का बायस बनेगी हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हर शहरी के लिए। बट सैडली कोई सियासतदान इसके पर तवज्जो नहीं देता। कोहिस्तानी साहब, आप कैसे देखते हैं मुजाहिर नकवी साहब के ओपन लेटर को? उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने 2017 में कहा था, मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और वो कानून के सामने पेश हो रहे थे, अदालतों के सामने पेश हो रहे थे। ऐसे फैसले झूठे सुनाए गए, ऐसे फैसले सुनाए गए जिससे उसकी ज़ात पे उसको नायल तो किया गया, मगर पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान ने भी सफ़र किया है। और ये एक साजिश थी। ये नवाज शरीफ साहब ने जब कहा कि मैं अपने फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, तो अल्लाह ने उसको इंसाफ दिया है, और वो सारे किरदार भी अल्लाह ताला ने बेनकाब कर दिए जो इस साजिश में मुलव्वस थे, जिन्होंने ये फ़ैसले किए थे, और वो लोग आज भी मौजूद है। ये बात दुरुस्त है। देखें, सियासी बरादरी की अदालतों में भी एहतसाब होता है, अवाम भी एहतसाब करती है, झूठे केसेस भी बनाए जाते हैं, मगर जो अदालती निज़ाम है उसमें भी इसी तरह सज़ा जज़ा का अमल होना चाहिए। जो लोग, जैसा भुट्टो शहीद केस, हमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे यकीन है कि वो 44 सालों के बाद भी भुट्टो के ख़ानदान, उसकी पार्टी के साथ या कौम को ये हक़ाइक़ सामने आएंगे, जो मालूम तो है, मगर अदालती फ़ोरम पे एक फ़ैसला आएगा। ये वक्त आ गया है, ये दुरुस्त सिमत में हम जाएंगे तभी जब ये हमारे इदारे जो सही फ़ैसले जिस तरह आज हो रहे हैं, जिस तरह को कोहिस्तानी साहब, लेकिन एक ये भी फैक्ट है सर, आपके सामने रख रहा हूँ कि 44 साल पहले हम मुल्क के मशहूर मकबूल तरीन लीडर को फांसी के तख्ते पे बड़े आराम से लटका देते थे, लेकिन आज एक दहशतगर्द को भी लटकाते हुए हमारे ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं, इंटरनेशनल कमीशंस और कवानीन याद आ जाते हैं, और बड़ा मुश्किल हो जाता है रियासत के लिए एक दहशतगर्द को लटकाना भी। उस वक्त लटकाना बड़ा आसान था, आज लटकाना बहुत मुश्किल है। आप कह रहे हैं हम दुरुस्त समत में हैं, मैं कहूँगा कि हमें सोचना होगा सर। नहीं, मैं जतोई साहब, देखें, यही जज मौजूद है, जो हम ख्याल जजेस आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जिन्होंने सहूलतकारी की 9 मई के
वाक़यात को जिसने जो मास्टरमाइंड था उस शख्स को प्रोटोकॉल के साथ सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट से रुखसत किया गया, इसी सुप्रीम कोर्ट से उसको बाहर छुड़ाया गया। ये वक्त आ गया है कि ये दुरुस्त की जाए और जो मुजरिम है उनको सजा दी जाए, मुजरिम को मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाए, बेगुनाह को बेगुनाह के साथ ट्रीट किया जाए। तब भी हम दुरुस्त समत में जाएंगे कि जिसको जो मुजरिम है। सर हम हमारे मुल्क में 5.5 लाख बच्चा हर साल रेप होता है, हम किसी को लटका नहीं सकते, हम कैसे दुरुस्त समत में जाएंगे? खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने खुद नेशनल असेंबली में इस पे कानून साजी के लिए बिल पेश किया कि जो शख्स बच्ची से ज्यादती करता है, नाइंसाफी, उसको सरेआम कटहरे में लाया जाए। मैं मेरा खुद बिल हिस्ट्री मौजूद है, मगर उसको उस वक्त की जो फ़िरौन की हुकूमत थी उसमें उसको रिजेक्ट किया गया। मगर हम समझते हैं कि इंसाफ तभी मिलेगा। देखिए, एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अगर शहीद किया जाता है, तख्तेदार पे चाड़ा जाता है, तो क्या आम आदमी को इंसाफ मिलेगा? 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को भी इंसाफ नहीं मिले, वज़ीर आज़म को भी इंसाफ नहीं मिले, मोहतरमा भुट्टो को सरेआम कत्ल किया जाए, उनको भी इंसाफ ना मिले, तो पाकिस्तान के आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? ये सवाल आज भी मौजूद है और हम सोचते हैं, हम ये सवाल भी करते हैं, ये सब इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। आई एग्री कोहिस्तानी साहब। राजा खालिद साहब, लोग पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब को तो 2018 में सजा हुई थी, 2023 में खत्म हो गई, इतना जल्दी इंसाफ मिल गया। जुल्फिकार भुट्टो 44 साल के बाद भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं, ये कैसा दोहरा मयार है? आपको लगता है इसमें कोई दोहरा मयार? देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का 1979 में वो तख्तादार पे चढ़ाए गए, फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, फिर रिव्यू हुई, वो मुस्तरद हो गई। जो भी थी, जैसी भी थी, गलत फैसले थे। यकीनन उस फैसले को कहीं पे आज भी वकला, किसी वकील की जरूरत नहीं है कि एज अ लीगल प्रेसिडेंट उसे साइट कर सके किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। आज तक मैंने नहीं देखा अपनी 30-31 साल प्रैक्टिस में। अब रही बात के उन्हें आज इतने 44 सालों के बाद इंसाफ के लिए वो दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद ज़ाहिर उनकी गवर्नमेंट रही, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 दफ़ा इक़्तिदार में आई, फिर जरदारी साहब 2008 में जब उनकी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद फिर एक रेफरेंस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि उसकी तस्दीक की जाए, चूँकि उस वक्त के जो जज थे और बाद में चीफ जस्टिस बने, चीफ जस्टिस रिटायर हुए, सैयद नसीम हसन शाह, तो उन्होंने कहा था कि वो फैसला मेरिट पे नहीं हुआ, वो फैसला गलत था, प्रेशर के नतीजे में हुआ और वगैरह वगैरह। तो फिर एक रास्ता मिला कि जी रेफरेंस फाइल किया जाए, तो उस अरसे से वो पेंडिंग है। उसमें तो सवाई इसके कि सुप्रीम कोर्ट पता नहीं फिर क्या करता है, क्या डिसीजन देता है। लेकिन जो नवाज शरीफ का केस है, आप देखिए कि 2017 में नैब ने ये जो आज जिस केस में बरी हुए अजीजिया मिल्स का जो केस था, और इससे पहले एवन फील्ड का केस और फ्लैगशिप का केस, कि आपने पानामा का एक पटोरा खोला, तो फिर ये हुआ कि उस पटारी से आपने अकामा निकाला, सजा आपने दी कि बेटे से जो यानी डिस्क्वालिफिकेशन, बेटे से जो तनख्वाह ले सकते थे अगरचे के उन्होंने नहीं ली, लेकिन ये एसेट था, तो आपने एसेट्स में इसे शो नहीं किया गया, जो बिल्कुल एक गैर कानूनी बात थी जिसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। सर वो तो आमदन से जायद असासों का केस तो काजी फैज ईसा साहब के ऊपर भी था। आमदन से जायद असासों वाला केस तो बहुत लोगों पर बनाया गया है, काजी फैज ईसा साहब भी उसका शिकार हैं। इजाजत दीजिए राजा साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब को मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगा। रऊफ साहब, यही सवाल आपकी तरफ कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि 44 साल के बाद भी एक लीडर मुंतजिर है इंसाफ का, और एक तरफ हम देख रहे हैं दूसरा लीडर 4 साल के बाद बाइज्जत बरी हो जाता है सजा के। इसकी वजह ये तो नहीं कि 79 में भुट्टो को फांसी दी गई और फिर नवाज शरीफ साहब का 85 में सियासी करियर शुरू होता है, सियासी राह हमवार होती है, इसीलिए आज नवाज शरीफ साहब को इतना जल्दी इंसाफ मिल गया? अच्छा, तो अगर मैं इसको ब्लडली अगर जवाब दूं, बिल्कुल खुल के जवाब दूं, तो वो ये है कि ये शायद फर्क डोमिसाइल का भी हो सकता है कि उनके डोमिसाइल में और नवाज शरीफ साहब के डोमिसाइल में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए कम से कम 5-6 साल के बाद फैसला तो सामने आ गया। लेकिन मैं एक बात आपको फिर बताता चलूं कि देखिए कि फर्द गलती करे या इदारा गलती करे,
लेकिन जब वो अपनी गलती का इतराफ़ करता है तो उससे उस इदारे की और उस फ़र्द की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होता है। उससे उस इदारे की और उस शख़्स की साख पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जितने भी अब जैसे दहशतगर्दी के हवाले से आपने भी गुफ्तगू की कि सज़ाएँ देते हुए, देखिए कानून भी मौजूद है, सज़ाएँ भी दी जाती है और सज़ाएँ दी भी जा रही है। लेकिन जिन जगहों के ऊपर सज़ाएँ नहीं दी जा रही, वहाँ पर कानून या एस्टेब्लिशमेंट वगैरह बीच में नहीं है। वहाँ वो जज साहब के अपने खौफ और ख़तर है, खतरात है, जिसकी वजह से वो ये फैसले करने से एहतियात करते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं जब जेल में मुझे बेगुनाही जेल में 3 महीने डाला गया, तो आप यकीन जानिए कि रोज़ाना की जो लिस्टें आती थी अदालतों की कैदियों में, तो वो ग्रुप बना के बैठे होते थे। वो एक-एक जज के बारे में जो कमेंट्स करते थे, जो रिमार्क्स पास करते थे और जो कहते थे कि उसके मुताबिक ही सज़ाओं के फैसले आया करते थे। इस हद तक हमारी जुडिशरी को इन 4-6 जजों सब ने नहीं किया। आज भी ऐसे-ऐसे जजेस और जस्टिस साहबान बैठे हुए हैं कि यकीन करें मैं तो बहुत फ़ख्र करता हूँ लोगों के ऊपर, क्योंकि मैंने खुद अपने बहुत करीब से देखा इतने सारे मामलात में। मैं आज भी कहता हूँ कि दुनिया की हर कौम उरूज हासिल कर सकती है, बदतरीन कौम जिसके अंदर इंसाफ जी हाँ। का निज़ाम आ जाए, और वो कौमें उरूज पे पहुँचकर तबाही बर्बादी में जाती है, जहाँ पर निज़ाम इंसाफ ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान के बारे में जो अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दुनिया कह रही है, मुझे सबसे बड़ा दुःख, बाकी इदारे तो अपनी जगह हैं, मैंने तो इन काफ़ी इदारों को सर्व भी किया है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुःख और सबसे बड़ा खौफ जो मेरे वजूद में डर आया है, वो ये कि जुडिशरी के ऊपर ये आ गया कि ये तीसरा या चौथा जी हाँ। करप्ट इदारा बनता चला जा रहा है। जी और हाँ। इसमें कोई बात नहीं है, ये वीडियो लिंक्स जितनी भी आ रही हैं, ये ऑडियो लिंक्स आ रही है, आप अंदाज़ा लगाइए इन बड़े-बड़े जस्टिस साहबान को कि ये बात करते हुए फ़ोन के ऊपर नहीं घबरा रहे थे। इनको तो जब उनको अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र नहीं है, तो किसी इदारे को क्या ज़रूरत पड़ी कि उनकी इज़्ज़तें बचाते फिरे। जी हाँ। अवाम के सामने, लोगों के सामने अब ये तशद्दुद होना चाहिए और बिना किसी तफरीके के किसका ताल्लुक कहाँ से है। भुट्टो साहब के ऊपर जब ये फैसला आया, तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने खुद इतना प्रोएक्टिव स्टेप ले लिया 44 साल में। 3 दफ़ा इनकी फुल फ्लैज हुकूमत आई थी। इन्हें चाहिए था कि जस्टिस नसीम शाह के बयान के साथ ही हर चीज़ को बाला तांग रखते हैं और जाकर अपना केस लड़ते। जो ज्यादती हुई है वो ठीक होनी बहुत ज़रूरी है, और वो भी जुडिशरी से हुई है। इसको तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, बहुत ज़रूरी है, बहुत दो ज़रूरी है। राय थोड़ी है जो उनके हक में फैसले आ रहे हैं। जजों के वीडियो लिंक्स मौजूद हैं पूरे कि किस तरह मरियम को सजा देनी है, किस तरह नवाज शरीफ को राइट रऊफ साहब। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 2018 में तो ये पूरा गेम प्लान किया गया था। लिहाजा इसके जो प्रोग्राम करने वाले, इसको बनाने वाले, इन सबको कटघरे में लाए। और मैं हाजी फायद ईसा साहब से ये तवक्को रखूंगा, जिस किस्म के वो इनकलाबी शख्सियत है, वो इन सबको बुलाए और सबको सजाएं दे। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। रऊफ साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको अजीब नहीं लगता कि 44 साल के बाद भुट्टो भी इंसाफ के तलबगार हैं, नवाज शरीफ साहब को चंद सालों में माफ़ी मिल गई? देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो आपको मालूम है कि शुरू से हमारे साथ ये अलमिया रहा, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म थे। उनको किस तरीके से शबखून मार के ना सिर्फ हुकूमत से हटाया गया, बल्कि उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा दायर करके उन्हें तख्ते-ए-दार तक पहुंचा दिया गया, और आज तक वो इंसाफ के लिए तलबगार हैं। और आप देखें कि आज 44 साल के बाद जो है वो केस लगा है। और मैं समझती हूँ कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, यही वो अदलिया है ना जो माशाल्लाह के लिए इस मुल्क में राय हमवार करती रही, जो हमेशा नजरिया जरूरत को जन्म देती रही। और यही वजह है कि आप देखें कि एक आम, जिसके पास कोई वसाइल नहीं होते, आम पाकिस्तानी अपने इंसाफ के लिए पूरी जिंदगी वो सिसकता हुआ चला जाता। शाहिदा साहिबा, रऊफ सिद्दीकी साहब ने कहा है क्योंकि भुट्टो का डोमिसाइल सिंध का था और नवाज शरीफ का पंजाब का था। बिल्कुल, देखिए मैं समझती हूँ उसमें कोई दो राय नहीं। आज उन्होंने भी ये बात कह दी, बहुत बड़ी बात है कि हम तो ये बात कहते रहे, और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा इस बात को कहा कि जी हमारा डोमिसाइल चूंकि सिंध का है, लिहाजा हमें इतनी जल्दी इंसाफ नहीं मिल सकता। और आप देखें कि ऐसा हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब के पास तो ऐसा लग रहा है कि वो पहले जो नैब ने ज्वाइन, आपने देखा JIT बनी, JIT की रिपोर्ट पेश हुई, एक सनसनीखेज इंकशाफात हुए, सजाएं दे दी गई, मुजरिम बना दिया गया, फिर उस शख्स के साथ जो है उसको आराम से मुआहदा करके बाहर भेज दिया गया, फिर हालात साजगार करके लाया गया। और
इतनी जल्दी इतनी तेजी के साथ जो जस्टिस मिल रहा है वो काश के हर पाकिस्तानी को मिले। काश के वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को वो भी मिले, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को मिले। इस तरह और भी तमाम लोग जिस मुल्क में इंसाफ के लिए दरबदर हो रहे हैं। यही वजह है कि हमारा मुल्क इंसर्जेंसी इंतशार का शिकार है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ इंतशार होता है, और यही वजह है कि माशरे में बेचैनी और इंतशार है। काश के ये जजेस आज अपने आप को जब अदालत में पेश किया गया और आप अपना इंसाफ होना तो ये चाहिए था मज़ाहिर नकवी साहब को कि कहते हैं कि मेरा ओपन ट्रायल किया जाए और मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मेरे साथ ज्यादती हो रही तो वो कौन के सामने आता। लेकिन आप अपने आप को बचाने के लिए आपकी जो ऑडियोज हैं, इस मुल्क में पहले भी जस्टिस कय्यूम की ऑडियोज हमारे सामने मर्जी के फैसले लिखवाए जाते थे, मर्जी से सजाएं दिलवाई जाती थी, और किस तरीके से प्रोपेगेंडा करके विक्टिमाइजेशन किया जाता था पॉलिटिकल, ये सब हमारे सामने। अदालतों को हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या नकवी साहब की ऑडियो मौजूद नहीं है या इस तरह और शाहिदा साहिबा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अगर आप इजाज़त दें प्लीज़, आई वुड बी ग्रेटफुल। एक ब्रेक लेते हैं ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। मंगो पीर में फिर हमारे एक साथी को, नियाज भाई को शहीद किया, हम चुप रहे, हमने बर्दाश्त किया, हमने सब्र किया। उसको छलकने मत दीजिएगा, इसमें तेजाब भरा हुआ है, इसमें बारूद भरा हुआ है, इसमें आग भरी हुई है। अब किसी और ने किया तो इस शहर के अमन की सारी जिम्मेदारी उन पे होगी। मैं हुकूमत से, निगरान वजीर आज़म से, निगरान वजीर आला से, रियासत से, मुमलिकत से सबको ये दरख्वास्त भी करता हूँ, मुतनब्बे भी करता हूँ कि जितना बर्दाश्त कर सकते थे वो कर लिया है। ये 3 जनाजे उठाने के लिए हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तारीख गवाह है, पाकिस्तान गवाह है, इस शहर की सड़कें गवाह है कि हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ना चाहते नहीं हैं। आप हम पे जंग मुसल्लत ना करें, हम पर जंग मुसल्लत ना करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। रऊफ सिद्दीकी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। रऊफ साहब, आप फुटेज में नज़र भी आ रहे थे, पीछे मौजूद भी थे, यकीनन आपने पूरी सूरत हाल को गौर से देखा भी है। अब अगर MQM के इतने बड़े लीडर तेज़ाब की, आग की, बारूद की बात करें ना सर, तो लोग वैसे ही डर जाते हैं। लेकिन क्या सूरत हाल इस कदर संगीन है, हमें परेशान होना चाहिए रऊफ सिद्दीकी साहब? जी बिल्कुल परेशान होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए। आप ये देखें कि ये शहर गुज़िश्ता 15 बरस से सियासी बुनियादों पर, समाजी बुनियादों पर, माशी बुनियादों पर हर तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। इस शहर को लावारिसों की तरह लूट खसोट कर और डाकू के हवाले करके अगर दिन गुजरे हैं तो एक अलग बात। लेकिन ख़ास तौर पे आप ये देखें कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जैसा दानिश्वर रहनुमा, पॉलिटिकल लीडर और एक पार्टी का सरबराह जो बड़े हम्बल गुफ्तगू करने का आदी थे, आज अगर वो इस जगह आके बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके कारकुनान में, आवाम में, लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन अभी सब तक पहुंच गया है, पेनिट्रेट कर गया है कि एक जरा सी भी चिंगारी, खुदा न खास्ता, ये पूरे अमन व अमान की, जिसके ऊपर हमने भी सैकड़ों जाने कुर्बान किए और ये अमन व अमान कायम हुआ है इस शहर का, इस सूबे का, ये दाव पे न लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जो बाख्तियार फरीक है उसकी जमात के लोग इतना यानी ओपन फायर कर देना, ये इस बात की रमाज है ना कि उनको ये पता है कि पीछे गॉडफादर बैठे हुए हैं और लोग हैं जो उनकी जानें बचा लेंगे। हमें तो ये साबित करना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को भी, निगरान हुकूमत के भी और वज़ीर दाखिला को भी। वज़ीर दाखिला को तो वहाँ पहुँचना चाहिए था ऑन द स्पॉट। 3 पॉलिटिकल वर्कर का कत्ल हो गया है, इसको ट्विस्ट कर दिया जाए, बल्कि इसके ऊपर सजा दी जाए। और ये इससे पहले भी एक वाक़या हुआ, फिर उससे पहले एक वाक़या हुआ, लिहाजा इसको मॉनिटर करना चाहिए। कम अज़ कम MKM की जब लीडरशिप इस अमन व अमान के लिए आज भी ये कह रही है कि इसको रोको, वरना ये चीज़ें तो हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगी। वो जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे हैं ना कि इसमें बारूद की बू आ रही है, इसमें बारूद भरा हुआ है, तेज़ाब भरा, वो यही बताने की तो कोशिश कर रहे हैं। अब अगर कोई नहीं समझे तो उसकी अकल पे मातम किया जाए ना कि इस वक्त यहाँ के नौजवानों की हालत ये है कि भरे हुए हैं गुज़िश्ता 10-15 बरस से कि उनके पास कोई एक्सेस ही नहीं है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। लिहाजा ये फौरी तौर पर निगरान हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला है और वज़ीर आला वगैरह है, वो तो कम से कम उस जगह पर जाके ताज़ियत करें, उनसे पूछे कतई नज़र इस बात के कि उनका ताल्लुक MKM से है, ये किसी से भी है,
3 बेगुनाह सियासी वर्कर का मर्डर हुआ है खुलेआम। 3000 मर चुके सर इस शहर में, पता नहीं उनको कब इंसाफ मिलेगा। खोहिस्तानी साहब, आप भी इसी सूबे से हैं, सिंध से हैं, जिसके डोमिसाइल के लिए कहा जा रहा था कि जिसके पास सिंध का डोमिसाइल होता है उसके वारे न्यारे नहीं होते, जिसके पास पंजाब का होता है उसके वारे न्यारे होते हैं। सिंध की मुश्किलात ख़त्म करने के लिए नून लीग ने जो 8-9 जमातों का इत्तेहाद पैदा कर लिया है, क्या सिंध में कुछ होगा या फिर वही होगा जो हमेशा हम देखते आए हैं कि इत्तेहाद नाकाम होगा, पीपल्स पार्टी जीतेगी और वही सिस्टम चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये जो 3 कारकुन कल शहीद किए गए, जिन घरों में आज मातम है, मैं इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि निगरान हुकूमत, ये तमाम इदारे इनकी आला किस्म की तहकीकात करें, आला अदालती तहकीकात हो और इनके जो मुल्ज़मान हैं उनको कटहरे में लाया जाए और उनको सख्त सज़ाएँ दी जाए। मेरे कुलीग रही है, हमारे साथी हैं शाहिदा रहमानी साहबा ने जो फरमाया, जो आप फरमा रहे हैं, मुझे ये बताया जाए नवाज़ शरीफ साहब के 30 साला सियासी सफ़र में, 33 साला सियासी सफ़र में वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म अवाम ने उसको मुंतखब किया है। 8.5 साल वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, इतना ही अरसा वो जलावतन रहे हैं और कई साल वो जेलों में रहे हैं और कभी हाईजैकर करके निकाला जाता है, कभी नायल करके निकाला जाता है। और मैं आपको बताऊं कि नवाज़ शरीफ साहब को नेब में जब हिरासत में थे, जब फ़रौनियत की हुकूमत थी, उनको कत्ल करने की साजिश बनाई गई और उसको जो नेब में उनके साथ सलूक किया गया और उनको जानलेवा हम समझते हमला किया गया। फिर वो मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे पार्टी जमात के सदर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने उनको इलाज के लिए वो फिर अस्पताल में सर्विस हॉस्पिटल में गए लाहौर में, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। खुद जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा इलाज के लिए उनको बाहर भेजा जाए। उनकी ज़िंदगी को शहबाज शरीफ साहब ने, जमात ने बचाया है। उनकी इंसाफ के लिए मरियम नवाज़ साहबा ने जदोजहद की है। मरियम नवाज़ साहबा ने अपने वालिद मोहतरम और जो उसके कायद भी है उसके इंसाफ के लिए वो उनके साथ खड़ी है। अगर आज नवाज़ शरीफ साहब को इंसाफ मिला है, उनका ख़ानदान, उनका भाई, उनकी बेटी और उनकी पार्टी उसी तरह उन्होंने इलेक्शन नतायज भी कबूल किए, पार्लियामेंट में बैठे रहे, जेलों की कमाल बात है, बेनज़ीर ये इंसाफ अपने वालिद मोहतरम को नहीं दिलवा सकी, खुद शहीद हो गई लेकिन अपने शहीद वालिद को इंसाफ नहीं दिलवा सकी जिस तरह मरियम ने दिलवाया। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो, हमने हमेशा कहा है कि भुट्टो ख़ानदान को, पीपल्स पार्टी को इंसाफ मिलना चाहिए। हमने कभी मगर ये बात ना की जाए कि लाहौर और लाड़काना में फ़र्क है, ये बात ना की जाए कि किसी को 44 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है, किसी को 5 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। बात ये कि जिससे भी ज़्यादती नाइंसाफ़ी होती है उसको फ़ौरन इंसाफ मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये 4 साल 5 साल क्यों लगे हैं, अब वक्त आ गया। हमने इंसाफ के लिए इन अदालतों का अवाम ने भी ये महसूस किया है, तभी वो हमारी पार्टी के साथ खड़ी है। आज वोटर हमारे साथ खड़ा है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी को 1 करोड़ 32 लाख वोट पड़े हैं। ठीक कोहिस्तानी साहब, ठीक सर, वक्त की कमी है। आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आई अपोलोजाइज। शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं चाहूँगा कि डिस्कशन को क्लोज करने से पहले आपसे आखिरी कमेंट ले लूँ। जो कोहिस्तानी साहब ने कहा कि ये बात न की जाए कि 44 दिनों में नवाज शरीफ साहब के बड़े बड़े केसेस में उनको बरी कर दिया गया, पर ये ना बात की जाए कि 44 सालों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ क्यों नहीं मिला। क्या आप अग्री करती हैं ये बात ना की जाए शाहिदा रहमानी साहिबा? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि जितनी जल्दी फौरी इंसाफ इनको मिल रहा है इस तरह अल्लाह ताला पूरी कौम को दे। और मैं इसके साथ ही आपसे ये भी गुजारिश करूंगी, जो मेरे भाई डॉक्टर सिद्दीकी साहब कहे थे, मैं कहती हूँ जो भी कल अफसोसनाक वाक़या हुआ उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ये नहीं चाहा कि किसी का इस तरह कराची का या पूरे पाकिस्तान में या सिंध में कहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं चाहा लेकिन कभी रोका भी नहीं मैम। नहीं, देखें ये जो वाक़या है, कल भी हमारी बात हुई फौरी तौर पे, वहाँ जब पता चला कि एसएसपी साहब ने कहा कोई प्लाट का तनाज़ा था, उसमें एएनपी के लोग इन्वॉल्व थे,
लेकिन उसको पीपल्स पार्टी से नफी करना, लसानियत मैम आपके खिलाफ राव अनवर का इंटरव्यू आ चुका है, उजैर जान बलोच का इंटरव्यू आने वाला है। देखिए अगर राव अनवर इतना रिलायबल सोर्स है और वो इतना सब कुछ आप उस पर यकीन करते हैं, तो इस तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में बहुत कुछ मैम राव अनवर साहब मुर्तजा भुट्टो कत्ल में थे और फिर नवाजे गए जरदारी साहब की वजह से। इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो कोर्ट जाए, अदालत में उनके केसेस लगे, इसको भी लेके जाए, मीडिया ट्रायल करना बंद कर दे, खुदारा किसी की किरदार कशी करना बंद कर दे, जिसको तकलीफ है वो जाए और कोर्ट में जाके केस करे। हमने हमेशा कोर्ट से जाके हम 44 साल हो गए आप कोर्ट से इंसाफ नहीं ले पाई, आप कोर्ट का मशवरा दे रही हैं। जी हाँ, हम पहले भी जरदारी साहब ने, मोहतरमा फरियाद तालपुर साहबा ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस तरह के झूठे केसेस को फेस किया है। अगर राव साहब को इतनी तकलीफ थी तो एसएसपी तो उस वक्त केस करते, नहीं कर रहे, अभी कर लें जाके, हम तैयार है, लेकिन मीडिया ट्रायल खुदारा ना करें। दूसरी बात रही कि ये लसानियत की, नफरत की, तकसीम की, अजवियत की सियासत को खत्म करें। कराची को बड़ी मुश्किल से अमन का शहर बनाया है, इसे अमन का शहर रहने दे। अगर किसी को जब कातिल पकड़ लिए गए फिर इस तरह की नफरत आमेज गुफ्तगू करना, उसमें धमकी आमेज देना कि हम कराची का सुकून बर्बाद कर देंगे, हम बारूद भी, तो ये सब चीजें मैं समझती हूँ नामुनासिब है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, रऊफ सिद्दीकी साहब, खीलदास कोहिस्तानी साहब, राजा खालिद महमूद साहब, आप सारे मेहमानों का मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बस आखिर में इस पूरी गुफ्तगू के बाद मैं यही कहूँगा, निज़ाम अदल को पैरों पे खड़ा कीजिए। आज वक्त आ गया है, 44 दिन में एक शख्स के बड़े बड़े केसेस ख़त्म हो जाते हैं, बड़े सियासतदान के बड़े बड़े केसेस। दूसरी तरफ 44 सालों में भी जुल्फ़िकार भुट्टो को इंसाफ नहीं मिलता। ये कैसा निज़ाम अदल है? मुल्क में एक दहशत गर्दी की लहर भी इस वक्त जारी है। तफसीलन गुफ्तगू ब्रेक के बाद। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं, मुल्क में दहशत गर्दी की लहर बढ़ती जा रही है। खास तौर पे अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा सूबे की और बलूचिस्तान की, तो यकीनन हालात काफ़ी परेशान कुन हैं। लेकिन यह बात भी वाज़ेह है कि हमारी पाक फौज की पेशा वराना सलाहियत में कोई कमी नहीं, बल्कि हर रोज़ इजाफा हो रहा है और उनका जोश और जज्बा और उनका वलवला काबिल दीद है और हमेशा रहा है। आज की जो खबर थी इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में जो इतलात आई उसके मुताबिक 23 हमारे ऐसे जवान थे जिन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया, जिनको कौम सलाम पेश करती है, उनको भी, उनके घर वालों को भी, और 27 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। मुल्क में जो इस वक्त का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर, जब भी इलेक्शन करीब आता है एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और जो करंट सिचुएशन है सर, उसको आप कैसे देखते हैं ब्रिगेडियर साहब? देखें जी, ये एक तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब आप कैसे कह सकते हैं, इट वाज हुआ जो कोइंसिडेंस हुआ है, इलेक्शन के करीब करीब हुआ। लेकिन देखिए ये जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, इनकी रिसर्जेंस हुई है वंस द अफगान तालिबान ने अटैक कवर किया था अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 के बाद से ये सर्च हमने महसूस की है। और इसमें बहुत तेज़ी हमने देखी ऑन आफ्टर 31 अक्टूबर दिस ईयर, और 1 नवंबर के बाद से नवंबर के महीने में आपने देखा मैक्सिमम टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, और जिसमें जो चतराल में भी हमले हुए हैं, इसके बाद साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, DI खान में, टांक में, और जाके जोब में भी हमले हुए, एंड सब्सिक्वेंटली लॉस भी सॉ इन पसनी में भी अटैक्स हुए। सो वो एक जो अटैक का सिलसिला था वो रुक नहीं रहा था, और जो ये कल रात को जो हमला हुआ है, ये देखें कि एक बड़ा अफसोसनाक था। लेकिन जो लोग शहीद हुए हैं, कि हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, और वतन के दिफा के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है। और बात ये है कि दुश्मन जो अफवाज पाकिस्तान का अज़म और हौसला जो है उसको पास नहीं कर सकते, और वो अपने जो मुल्क के दिफा के लिए हर मुमकिन जो कार्रवाई अमल में ला सकते हैं वो लेकर रहेंगे। और सर, कौम यकीनन अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल सर, JUIFA के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो कहते हैं कि मैं अपने इलाके DI खान टांक में अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता, वहाँ रात में दहशत गर्द होते हैं, सुबह में फोर्सेस के जवान गश्त करते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, हाउ सीरियस इट इज़, क्योंकि जो गैर कानूनी गैर मुल्की को बेदखल किया गया, अफगानिस्तान वापस भेजा गया,
उसके बाद हम देख रहे हैं कि सर सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ बिल्ड किया जा रहा है और जिसको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है इन अफगानिस्तान। जी आप देखें, बहुत सारे इसके अवामिल हैं। अगर आप देखें, एक जायजा लें, 2021 में देवर ओनली 49 टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान, और 2021 में इसमें हमने एक सर्च देखी, 198 अटैक्स हुए, और उसके बाद फिर एक सिलसिला है जो अभी तक रुका नहीं, और इस दफा जो अभी इस साल है ऑलमोस्ट 330 के करीब हमले हो चुके हैं। और इसके देखें कि जो बेसिक वजूहात जो हैं, कि जिस तरीके से हमने कहा कि टीटीपी जो वहाँ अफगानिस्तान में मौजूद है, वहाँ पे उनको सेफ हेवंस मिले हुए हैं, वहाँ पे इजीली वो दे कैन रोम अबाउट, वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहाँ पे देखें खोस्त में और इसके अलावा कुनर में जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, सुसाइड ट्रेनिंग्स वहाँ पे हो रही हैं। उनके जो लीडर्स थे वह सीन इन काबुल, और मतलब उनके एक किस्म की वहाँ पे वेलकम किया जा रहा है, तो इनकी वहाँ पे प्रेजेंस है। फिर मोर ओवर अमेरिकन वेपन्स वहाँ पे है। तो ये देखें ना, इस सिलसिला जो है कि हमने ये एक्टिविटीज जो हुई हैं, मिसाल के तौर पर देखें कि हमने जो क्रैक डाउन किया इनिशियली, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कि किस तरीके से हमारी जा रही थी, तो स्मगलिंग के ऊपर एक क्रैक डाउन हुआ जो आपने देखा होगा। फिर अफगान ट्रांजिट ट्रेड को हमने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, वो इम्पोर्टेंट था। और इसके अलावा देखें, वन डॉक्यूमेंट कंसेप्ट था दिया कि जी इन फ्यूचर कोई भी होगा तो पासपोर्ट लेके पाकिस्तान आए और जाएं। और देन वी डिसाइडेड टू डिपोर्ट इलीगल जो नेशनल्स थे इंक्लूडिंग अफगान। हमने कभी रेफ्यूजीज की बात नहीं की, अफगान महाजरीन की बात नहीं की। दोस्त 2.3 मिलियन दे आर स्टिल स्टेइंग इन पाकिस्तान ऑनरेबली। और आई हैव बीन, मैं खुद डील करता रहा हूँ, तो लेकिन उनको किसी ने छेड़ा नहीं है। तो 23 लाख तो एग्जैक्टली दे आर लिविंग इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान उनको फंड कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की है। 1.7 मिलियन यूरोपियन एजेंसी ने कहा है, लेकिन इससे ज्यादा हो सकते हैं। और इन लोगों में कुछ पूरे तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो फैसिलिटेटर्स थे, सिंपैथाइजर्स थे, और मोस्टली इन दी प्रोविंस कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में और बाकी चीज़ों में ये इन्वॉल्व थे। तो देयरफॉर, और फिर कि उनके जो इंटरेस्ट था उनको जहाँ पे सर्व कर रहे थे। अफगानिस्तान के काफ़ी लोग भी यहाँ पे प्रॉपर्टी से पाकिस्तान में, तो यहाँ पे उनके ऑलमोस्ट लिबर्टी ऑफ एक्शन थी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत सारी चीज़ें थी, जो एक्टिविटीज़ थी या इसके आड़ में जो कुछ हो रहा था। जब क्रैक डाउन किया फॉर द फर्स्ट टाइम वो है। और देखें, ये डेपुटेशन जो प्लान से पहले हर साल बनते थे, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, बट दिस टाइम द गवर्नमेंट एडमेंट थी, और द आर्मी ने भी, चीफ ने भी कहा, डिसाइड किया कि हमने इनको भेजना है, तो इसलिए ये भेजने और इलीगल को भेजने। लेकिन इसके आड़ में पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना, पाकिस्तान को प्रेशराइज करना, एंड यूजिंग टीटीपी एज ए बार्गेनिंग चिप है, ये बस एज ए बेट लेवरेज के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो जो हॉस्टाइल एजेंसी से उन्होंने भी दे हैव आल्सो सीज द अपॉर्चुनिटी। जो प्रॉक्सीज हैं, देखें ना अभी जो अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज हैं, राइट वो ब्रिगेडियर यूज साहब, हो रही हैं। आई एम आउट ऑफ टाइम ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आखिर में एक फैक्ट आपके सामने रख दूं कि सिर्फ रवां साल में खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात 850 तक पहुँच गए हैं। ऐसी सूरत हाल बलूचिस्तान में भी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व खुशहाली लेकर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।